प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। मोदी आज अपने स्वच्छता अभियान के तहत सुबह 8 बजे गंगा के घाटों पर झाड़ू लगाएंगे, जिसके बाद वो माता आनंदमयी अस्पताल का दौरा करेंगे। मोदी आज दिल्ली के लिए सुबह 10:35 पर वाराणसी से रवाना होंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं। मोदी ने अपने दौरे के पहले दिन यानी शुक्रवार को सबसे पहले शहर के लालपुर में बुनकरों के लिए ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर एवं क्राफ्ट्स का म्यूजियम की आधारशिला रखी। इस मौके पर शहर के लोगों को विकास की गंगा बहाने का भरोसा दिलाते हुए मोदी ने कहा कि कहा जा रहा है कि मैं कई घोषणाएं करने वाला हूं, लेकिन मैं कहूंगा कम और काम ज्यादा करूंगा। मैं बड़ी बातें करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मुझे छोटी छोटी बातों के द्वारा बड़े बड़े काम करने हैं। इसके साथ ही मोदी ने आदर्श ग्राम योजना के तहत जयापुर गांव को गोद लेने का ऐलान किया। मोदी ने कहा कि इस गांव को मैंने इसलिए चुना क्योंकि बनारस में इसी गांव का नाम सबसे पहले सुना था। वाराणसी के जयपुर गांव में प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे के पहले दिन यानी शुक्रवार को प्रधान सेवक के रूप में भी नजर आए। पीएम मोदी ने माइक तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही गांव की महिला प्रधान की मुश्किल को देखते हुए खुद ही सीट से उठकर माइक को ठीक किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जयपुर गांव को गोद लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए गांव में स्वागत कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम के दौरान गांव के प्रधान दुर्गावती प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए स्टेज पर गईं, लेकिन माइक ऊंचा होने की वजह से वो अपनी बात ठीक से नहीं पहुंचा पा रही थी। पास ही बैठे मोदी की नजर जब महिला प्रधान की इस मुश्किल पर पड़ी तो वो तुरंत सीट से खड़े हुए और उन्होंने माइक को ठीक किया। प्रधानमंत्री को यूं माइक ठीक करता देख पीछे खड़े सुरक्षाकर्मी भी असहज हो गए। दुर्गावती ने इस कार्यक्रम के बाद बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो गांव का विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि गांव में बिजली, पानी, स्कूल, शौचालय समेत कई समस्याएं हैं। न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद से दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी फॉर पीएम, केजरीवाल फॉर सीएम कहा है। ये खास कार्यक्रम आप आज रात 8:57 पर देख सकते हैं। वहीं बता दें कि आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पर भी पीएम मोदी के साथ अरविंद केजरीवाल का एक पोस्टर लगाया गया था। उस पोस्टर पर लिखा था दिल्ली स्पीक, मोदी फॉर पीएम, केजरीवाल फॉर सीएम। हालांकि जैसे ही पोस्टर चर्चा में आना शुरू हुआ उसे वेबसाइट से हटा लिया गया। यही नहीं, वेबसाइट पर दिल्ली के लोगों की राय से संबंधित एक वीडियो भी पोस्ट किया गया था। वीडियो में लोगों को ये कहते सुना गया कि उन्हें पीएम के तौर पर मोदी पसंद है, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए केजरीवाल की जरूरत है। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे का कहना है कि इस पोस्टर को कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं दी गई थी, किसी ने गलती से उसे वेबसाइट पर डाल दिया था और अब पार्टी को इस बारे में पता चला है तो उसे हटा दिया गया। केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी में चुनाव लड़ा था। हालांकि लोकसभा चुनाव में वे भारी मतों से पीएम मोदी से हार गए थे। मोदी सरकार में संभावित रक्षा मंत्री बनने जा रहे मनोहर पर्रिकर आज इस्तीफा देंगे। आज वो अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंपेंगे। सूत्रों के मुताबिक पर्रिकर उत्तर प्रदेश से राज्यसभा जाएंगे और 10 नवंबर को नामांकन दाखिल करेंगे। इसके साथ ही गोवा में विधायकों की बैठक में विधायक दल का नेता भी आज ही चुना जा सकता है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बदले राजनीतिक हालातों में इसका साफ संकेत है। सूत्रों के मुताबिक गोवा के नए सीएम पद के लिए स्वास्थ्य मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर और विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र अर्रेकर, उप मुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसूजा के नाम की चर्चा है। रविवार यानी 9 नवंबर को होने वाले मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में पर्रिकर को अरुण जेटली की जगह रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अब तक रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास है। गोवा में मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के उत्तराधिकारी को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। गोवा के डिप्टी सीएम फ्रांसिस डिसूजा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा पेश किया है। डिप्टी सीएम फ्रांसिस डिसूजा ने कहा कि उन्हें सीएम नहीं बनाया गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। डिसूजा ने कहा कि मैं अपने से किसी भी कनिष्ठ नेता के अधीन काम नहीं करना चाहता। मैं गोवा का मुख्यमंत्री बनने के योग्य हूँ। I am the senior most person here. I am senior most person, and if I feel that junior most person is made a senior person above me, and I feel I shouldn't be doing myself justice. So it is better that I stay outside the government. डिसूजा ने एक लोकल टीवी चैनल पर कहा कि 5 विधायकों ने मुझसे मुलाकात की और अपना समर्थन दिया है। मुझे अन्य 6 में से भी 5 विधायकों का समर्थन हासिल है और उन्होंने मुझसे टेलीफोन पर बात की है। मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डिसूजा ने कहा कि मनोहर पर्रिकर की वजह से मैं राजनीति में हूं, इसलिए उनके प्रति मेरी प्रतिबद्धता है। उनके दिल्ली चले जाने से मेरी प्रतिबद्धता समाप्त हुई और उप मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे गोवा का मुख्यमंत्री बनना चाहिए।
डिसूजा ने कहा कि गोवा में कई ऐसे काम हैं जो अधूरे पड़े हैं, जिनकी जानकारी मुझे पूरी तरह है और मैं उन्हें पूरा कर सकता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। मनोहर पर्रिकर का रक्षा मंत्री बनना तय माना जा रहा है। इस दौरान बीजेपी के कई नए चेहरों को भी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। मोदी के संभावित मंत्रिमंडल में मनोहर पर्रिकर के अलावा शिवसेना नेता सुरेश प्रभु को शामिल किया जा सकता है। वो G20 सम्मेलन में अहम भूमिका निभा चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी के महासचिव JP नड्डा को भी शामिल किया जा सकता है। मुख्तार अब्बास नकवी भी शामिल हो सकते हैं। वो बीजेपी का अल्पसंख्यक चेहरा है और वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी का बड़ा चेहरा रमेश बैस भी शामिल हो सकते हैं। बिहार बीजेपी के नेता और बयानों की वजह से विवादों में रहने वाले गिरिराज सिंह को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसमें यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा भी शामिल हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे के करीबी और शिवसेना का बड़ा चेहरा माने जाने वाले अनिल देसाई को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा टीडीपी के राज्यसभा सांसद YS चौधरी भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए हरियाणा के बड़े जाट नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। वहीं कोयला घोटाला उजागर करने में बड़ी भूमिका निभाने वाले महाराष्ट्र बीजेपी का बड़ा चेहरा हंसराज अहीर भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। इसके साथ ही सावर लाल जाट, राज्यवर्धन राठौर और रामकृपाल यादव भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक धरने को संबोधित करते हुए काला धन वापस लाने के लिए भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी की कोशिशों की तारीफ की है। इमरान ने कहा कि आप उनके बारे में कुछ भी कहें, वो एक भरोसेमंद व्यक्ति हैं। इमरान ऐसी ही कोशिश पाकिस्तान में करने की मांग कर रहे हैं। विदेशों में कालाधन रखने वाले 627 भारतीयों की सूची और उनकी संपत्ति के ब्यौरे जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट को सौंपने के लिए इमरान ने मोदी की तारीफ की है। बैठक के दौरान इमरान ने कहा कि वो धरने से तभी उठेंगे जब सुप्रीम कोर्ट 2013 के चुनावों को धोखाधड़ी मुक्त करार देगा। इमरान ने कहा कि हम धरना तभी वापस लेंगे जब हमारे आरोप गलत साबित होंगे और अगर आरोप सही साबित हुए तो पीएम नवाज शरीफ के इस्तीफे से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं होगा। साल 2013 में खत्म हुए आम चुनाव में कथित धांधली को लेकर इमरान अगस्त से नवाज शरीफ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान के किसी राजनीतिक की ओर से पीएम मोदी की तारीफ किया जाना अहम है। हाल ही में सीमा पर हुए संघर्षों के बाद यहां मोदी की आलोचना की गई है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अपनी ही यूपीए सरकार के फैसले पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। चिदम्बरम ने कहा है कि यूपीए सरकार को दूरसंचार घोटाला सामने आते ही अदालत के फैसले का इंतजार किए बिना 2G लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए थे। 2G घोटाले को लेकर विरोधी पार्टियां कांग्रेस को लगातार घेरती ही आई हैं, पर इस बार सीनियर कांग्रेसी लीडर चिदम्बरम ने ही अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी जैसी पार्टियां पहले से ही कहती रही हैं कि 2G घोटाले को देखते हुए आवंटन रद्द किया जाना चाहिए था। बता दें कि 2G घोटाले को लेकर अदालत में यूपीए सरकार की खूब किरकिरी हो चुकी है। कई नेताओं पर अभी भी केस चल रहे हैं। दिल्ली की एक अदालत 2G स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए राजा, डीएमके के सांसद कनिमोझी और अन्य के खिलाफ आरोप तय कर चुकी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 11 नवंबर से शुरू होगी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में फायरिंग मामले में सेना ने गलती मान ली है। सेना ने कहा है कि उसके जवानों ने गलत पहचान की वजह से फायरिंग की। इसमें 2 लड़कों की मौत हो गई थी और 2 घायल हो गए थे। सेना को दुख है। सेना का कहना है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। सेना की नॉर्दर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। 10 दिन में रिपोर्ट दी जाएगी। हुड्डा के मुताबिक इस घटना में अभी तक 15 स्थानीय नागरिकों की गवाही दर्ज की गई है और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। सेना ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद और घायलों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं बड़गाम फायरिंग में मारे गए युवाओं के घर वालों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। परिवार वाले दोषी सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना के चौथे दिन शुक्रवार को ही बड़गाम और श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर पथराव किया और फायरिंग भी की। सेना ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। पश्चिम बंगाल में मालदा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में पिछले 96 घंटे में 21 बच्चों की मौत हो गई है और इसी अस्पताल में 6 महीने पहले करीब 40 से ज्यादा नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। जिन बच्चों की मौत हुई है उन सभी को जन्म के समय कम वजन और सांस लेने में परेशानी की शिकायत थी। इस घटना के बाद पूरे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल छाया हुआ है और लोग अपने बच्चों को बेहतर इलाज के लिए प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाने को मजबूर हो रहे हैं। हॉस्पिटल के अधीक्षक M.A. राशिद का कहना है अभी भी करीब 100 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर भर्ती हैं और उनका इलाज सही तरीके से करने संबंधी सभी उपाय किए जा रहे हैं।
मरने वाले बच्चों में ज्यादातर झारखंड और बिहार से आए थे और रास्ते में ही ज्यादातर की हालत काफी खराब थी। बच्चों की मौत का ये मामला पहला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। पिछले साल 25 से 28 अक्टूबर के बीच बीसी राय चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 16 बच्चों की मौत हुई थी। इससे पहले उसी साल 18 जुलाई को 8 बच्चों की मौत हुई थी। पिछले साल 27-28 अक्टूबर को बर्धमान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 12 शिशुओं की मौत हुई थी। इलाहाबाद में न्यूज 24 की खबर का असर हुआ है। यहाँ एक कॉलेज में लग चुका ताला पुलिस की निगरानी में खुल गया है। दरअसल मंचलों की हरकत के चलते एक इंटर कॉलेज में ताला लग गया था। इस कॉलेज में करीब 1600 छात्र छात्राएं हैं, जिनमें छात्राओं की संख्या ज्यादा है। इसी वजह से ग्रामीण इलाके के इस कॉलेज में मंचले लड़कियों के साथ छेड़खानी और अश्लील हरकतें करते थे। इतना ही नहीं, प्रिंसिपल समेत पूरे स्टाफ को जान से मारने की धमकी भी देते थे। इलाहाबाद जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर मांडा थाने में एक कॉलेज है। इस खबर को न्यूज 24 ने प्राथमिकता से दिखाया था। इसके बाद इलाहाबाद प्रशासन ने शुक्रवार को कई थानों की फोर्स के साथ कॉलेज को खुलवाया है। स्कूल प्रबंधन नियमित तरीके से स्कूल चलाएगा और स्कूल की जो टाइमिंग है उस टाइमिंग में स्कूल में जो पुलिस की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी प्रबंधन की इच्छा के हिसाब से हम लोगों ने पुलिस के प्रबंध कर दिए हैं। बता दें कि मंचलों से परेशान होकर कॉलेज प्रशासन ने स्कूल बंद करने का सख्त फैसला लिया था, जब तक घटना के सभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती और इलाके की पुलिस आसपास के इलाके और कई गांवों से आने वाली लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेती। मोदी सरकार आधार कार्ड को लोगों की पहचान के तौर पर जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं आधार कार्ड अहमदाबाद में धूल फाकता नजर आ रहा है। रेलवे की डाक सेवा से भेजे जा रहे आधार कार्ड की हालत क्या है, ये आप खुद देखिए। ये नजारा अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 का है, जहां डाक के पार्सल खुले पड़े हैं। आधार कार्ड जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लोगों को कहा गया कि इसके आधार पर लोगों की तमाम समस्याओं, तमाम कागजात की जरूरतें जो है वो पूरी हो जाएंगी। उन तमाम चीजों को लेकर बातचीत की गई और वो आधार कार्ड रेलवे स्टेशन पर किस तरह से बिखरा पड़ा हुआ है उसकी एक तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेरे अधिकारियों का मानना है कि त्योहारों की वजह से डाक विभाग पर बोझ बढ़ गया था, जिसके चलते आधार कार्ड को नहीं भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में डीआईजी जब औचक निरीक्षण पर पहुंचे तो यहां सभी जवानों की पोल खुल गई। दरअसल यहां पुलिसकर्मियों को न तो सैल्यूट करना आता है और न ही वो अपने हथियारों को खोलना और बंद करना जानते हैं। हमीरपुर, कोतवाली और पुलिस लाइन में चित्रकूट रेंज के डीआईजी जब पहुंचे तो ये सब देखकर हैरान रह गए और पुलिस कर्मियों की क्लास ली। शस्त्रों को हैंडलिंग करने की समस्या है, शस्त्र को खोलना, जोड़ना, उसको सही तरह से यूज करने में अभी भी 33% कर्मचारी ऐसे जो प्रॉपर काम नहीं कर पाता। पुलिस के जवानों ने अपनी नेम प्लेट में अपने नाम के साथ अपना विभागीय नंबर भी दर्ज नहीं करवाया था और साफ सफाई भी नहीं की थी। मजबूरन इन पुलिस कर्मियों की इज्जत बचाने के लिए खुद अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ को इनकी वर्दी सही करनी पड़ी। डीआईजी जब औचक निरीक्षण पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि न तो पुलिस की गाड़ियां सही हैं और न ही यहाँ पुलिस कर्मी अपडेट है। इतना ही नहीं, उन्हें हथियार चलाना भी नहीं आता है। अपने नकारा पुलिस कर्मियों को देखने के बाद डीआईजी ने पुलिस लाइन, पुलिस आवास का भी निरीक्षण किया। गंदगी का अंबार देखने के बाद उन्होंने कई पुलिस कर्मियों और इंचार्जों में कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं।